सभी इतिहास प्रेमी बंधुओं को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज मॉडर्न इंडिया के ही तहत जो टॉपिक मैं ले रहा हूं वो है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो आप जानते हैं जैसा कि बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप ही ब्रिटिशर्स ने भारत में अपने कदम जमाए। तो इसलिए मॉडर्न इंडिया में प्रायः सबसे पहला प्रश्न जो विद्यार्थी तैयार करते हैं वो प्लासी का युद्ध ही होता है। प्लासी का युद्ध का महत्व इसलिए भी है, थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ये बंगाल से संबंधित है, और बंगाल का जो प्रांत था वो एकदम पूर्व में स्थित था। एक बात और ध्यान में रखिए कि आज जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल का अर्थ होता है आज का जो बांग्लादेश है वो भी उसमें सम्मिलित था। केवल पश्चिम बंगाल नहीं था, बल्कि जो बांग्लादेश आजकल का है, जो पहले आज़ादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान बना फिर बांग्लादेश बन गया, वो भी बंगाल में सम्मिलित था। बंगाल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत रहा है, और आज से नहीं बल्कि आप देखिए महाभारत काल में भी बंगाल का नाम आता है। कभी वो मगध साम्राज्य का अंग भी रहा था, अंग के नाम से जाना जाता था। अंग, बंग, तरह तरह के नामों से उसको पुकारा जाता था। कभी गौड़ कहा जाता था। शशांक वहाँ का बड़ा महत्वपूर्ण शासक हुआ था। पालों ने वहाँ पे शासन किया। दिल्ली सल्तनत काल में आप देखते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो वहाँ सेन वंश का शासन था। सेन वंश का शासन समाप्त होने के बाद फिर वहाँ दिल्ली सल्तनत का शासन हो गया। और एक विशेष बात ये थी बंगाल की कि बंगाल चूंकि राजधानी से बहुत दूर पड़ता था, तो इसलिए जहाँ केंद्र की नज़र उससे थोड़ी सी हटी और जहाँ थोड़ी सी कमज़ोर हुई तो वहीं बंगाल में विद्रोह प्रारंभ हो जाते थे। तो इसलिए दूसरी बात यह थी कि बंगाल प्रायः कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि केंद्र से वो बहुत दूर हो जाता था, तो केंद्र की राजनीति से कट जाता था वो व्यक्ति जो वहाँ का गवर्नर इत्यादि बनता था। लेकिन इसके साथ ही बंगाल इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि वह एक तटीय प्रदेश था, समुद्र तट के किनारे था, और वहाँ से विदेशी व्यापार वगैरह भी हुआ करता था। अब आप देखिए मैं प्लासी के युद्ध के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप ये समझ लीजिए, देखिए जितने भी यूरोपियंस थे वो समुद्री शक्ति में हम लोगों से बहुत बढ़े चढ़े थे, और चूँकि समुद्र के रास्ते से वो आते थे, समुद्र में हम उनका पीछा नहीं कर पाते थे। अगर हम उनको पराजित भी कर देते थे वो समुद्र में भाग जाते थे, चूँकि उनके पास भाप के इंजन से चलने वाली नावें थी, जहाज थे। तो इसलिए बंगाल पर अंग्रेजों ने जो प्लासी के युद्ध के जरिए अपना एक तरह से अधिकार स्थापित किया, सीधे सीधे नहीं, पहले उन्होंने नवाबों को बिठाया, बाद में फिर आगे चल करके कभी उन्होंने सीधे अधिकार किया। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत मुगल साम्राज्य में विघटनकारी प्रवृत्तियां गतिशील हो गईं। साम्राज्य के अनेक भागों के शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। बंगाल भी इसका अपवाद नहीं था। बंगाल में भी 1740 ईस्वी तक अली वर्दी खां ने अपने मालिक सरफराज खां के विरुद्ध एक सफल क्रांति करके एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। अली वर्दी खां एक बहुत योग्य शासक था। उसके शासनकाल में बंगाल काफी फूला फला। जिस समय उत्तर भारत में बाह्य आक्रमण हो रहे थे, नादिर शाह के आक्रमण हो रहे थे, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हो रहे थे, चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी, तबाही मची हुई थी, मराठों और जाटों के उपद्रवों से भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा विक्षिप्त था। उस समय बंगाल को भारत का स्वर्ग माना जाता था। मराठों के आक्रमणों के कारण यद्यपि
उड़ीसा का निकल जाना अवश्य बंगाल के लिए एक दुखदाई घटना थी, फिर भी इससे शांति में कोई बाधा नहीं पड़ी। कठोर लगान वसूल करने की व्यवस्था और उन्नत व्यापार के कारण यह प्रांत काफ़ी संपन्न था। किंतु बंगाल का बाहरी ढांचा जितना चमकीला नजर आता था, भीतर से वह बहुत ही कमज़ोर था। क्यों? इस समुद्र पार से आने वाले एक ही झोंके में जैसा कि आप देखते हैं कि वो ढह गया, इससे उसकी कमजोरी जाहिर हो गई। बंगाल के नवाब और उसके जो धन लोलुप शासनाधिकारी थे, वो दरिद्र किसानों और दीनहीन शिल्पकारों के श्रम और संताप पर ही एक तरह से कह लीजिए कि मौज कर रहे थे, शासन का सुख भोग रहे थे, सत्ता का सुख भोग रहे थे। भारतीय जनता के बीच रहने वाले विदेशियों ने इस व्यवस्था की शक्ति और कमजोरी दोनों को अच्छी प्रकार से समझा। उन्होंने इसका अध्ययन किया और संभवतः अली वर्दी खां को भी इसका थोड़ा सा आभास हो गया था। एक बार अली वर्दी खां ने कहा भी था कि इस समय तो धरती पर लगी आग बुझाना भी कठिन है, यदि समुद्र से भी आग की लपटें निकलने लगेंगी तो उन्हें कौन शांत कर सकेगा। तो इस तरह से ऐसा नहीं था कि अली वर्दी खां को यह आभास नहीं था, उसे आभास था, अंग्रेजों की शक्ति का अनुमान था उसे यह पता था कि किस तरह से वो अपनी लोलुप दृष्टि लगाए हुए हैं बंगाल के ऊपर। तो उसका यह कथन 1756 ईस्वी में उसकी मृत्यु एवं उसके पोते सिराजुद्दौला के गद्दी नशीन होने पर सही साबित हुआ, सत्य सिद्ध हुआ। अब हम थोड़ा सिराजुद्दौला की बात करते हैं। सिराजुद्दौला का जो अंग्रेजों से संघर्ष हुआ, कैसे उसकी शुरुआत हुई, हम इस विषय पर आते हैं। सिराजुद्दौला एक बिगड़ा हुआ नवाब का लड़का था। उसकी ताजपोशी के समय घर में कलह का मतलब बंगाल में कलह की स्थिति थी और सेना में एक तरह की वैमनस्यतापूर्ण गुटबंदी व्याप्त थी बंगाल की सेना में, और बंगाल की प्रजा भी असंतुष्ट थी। उसका संबंध अंग्रेजों से अच्छा नहीं था नवाब का, और उत्तराधिकार के पश्चात ही उसका अंग्रेजों से संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष के कई कारण थे। और अंग्रेजों ने, पहली बात तो यह है कि अंग्रेजों ने उसके सिंहासनारोहण को मान्यता नहीं दी। हालांकि अंग्रेज कौन होते थे मान्यता देने वाले? मान्यता देने वाला तो मुगल बादशाह था लेकिन फिर भी अंग्रेज उसे पसंद नहीं करते थे। दूसरे जो है, अंग्रेजों ने उसके प्रतिद्वंदी शौकत जंग का पक्ष लिया और उसे अवैध रूप से अपने यहाँ उन्होंने शरण दी। इसके अलावा सबसे बुरी बात जो थी वो यह थी कि सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने की आशंका से अंग्रेजों ने बिना उसकी आज्ञा प्राप्त किए, यानी बिना नवाब की आज्ञा प्राप्त किए, कलकत्ते में किलेबंदी कर ली थी। जबकि ये कहा गया था अंग्रेजों से कि आप व्यापार करें, आप कोई किलेबंदी वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किलेबंदी कर ली थी। और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी सैनिकों की संख्या भी बढ़ा ली थी। जबकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, वो तो व्यापारी थे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो बंगाल के नवाब की थी। तो इस तरह से उन्होंने अली वर्दी खां के पूर्व आदेशों का भी उल्लंघन किया। अली वर्दी खां ने अंग्रेजों से कह दिया था, बहुत साफ साफ कह दिया था कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है। इस तरह की बात अली वर्दी खां ने अंग्रेजों से कही थी। लेकिन इन सब घटनाओं के परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला का क्रोधित होना स्वाभाविक था। अंग्रेज ऊपर से उसका क्रोध शांत करने के लिए क्षमा प्रार्थना कर रहे थे, किंतु भीतर भीतर अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। सिराजुद्दौला क्रुद्ध होकर कलकत्ता पहुंचा और अंग्रेजों की चौकियों पर उसने धावा बोल दिया
और फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि प्रारंभ में सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के ऊपर भारी पड़ा। उसने अंग्रेज़ों की गतिविधियों से नाराज़गी जताई और फोर्ट विलियम पर उसने धावा बोलकर अधिकार कर लिया, किंतु अंग्रेज़ गवर्नर को उसने सफलतापूर्वक अपने जहाज़ों के साथ भाग जाने दिया। उसने यही गलती की। अगर उसने अंग्रेज़ गवर्नर को पकड़ लिया होता, उसको सज़ा दे दी होती, उसको मृत्युदंड दे दिया होता, तो शायद आने वाली विभीषिका से बच जाता उसका राज्य। लेकिन उसने गवर्नर को सफलतापूर्वक अपने जहाज़ों के साथ भाग जाने दिया। ये बहुत बड़ी गलती की उसने। इसके अलावा मित्रों, एक ब्लैक होल की घटना की बात कही जाती है इतिहास में। इसके ऊपर बहुत बहस होती है, पता नहीं ये घटना सत्य है या अंग्रेज़ों की केवल कल्पना है। तो तथाकथित ब्लैक होल की कहानी के कलकत्ते के विजय इतिहास में बड़ा महत्व है। हॉलवेल के अनुसार उस रात 146 अंग्रेज कैदी 18 फीट लंबी और 14 फीट 10 इंच चौड़ी ब्लैक होल नामक एक कोठरी में डाल दिए गए, जिसमें से 123 दम घुट जाने के कारण मर गए और केवल 23 बचे। तो इस घटना की सत्यता को लेकर, जैसा मैंने कहा, विवाद है। जो भी हो, सिराजुद्दौला उस घटना के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं था। इस बीच में थोड़ा स्थितियों में परिवर्तन हुआ। सिराजुद्दौला ने अपने सेनापति मानेकचंद पर कलकत्ते का भार सौंप दिया और मुर्शिदाबाद वापस आ गया। इस बीच शौकत जंग ने दिल्ली के मुगल कठपुतले बादशाह से बंगाल की सूबेदारी की सनद प्राप्त कर ली। शौकत जंग की कोई योजना पूरी हो पाती उसके पहले ही सिराजुद्दौला ने उसको हरा दिया युद्ध में और हरा करके उसको मार डाला। अब आगे हम ये देखते हैं कि यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आगे सिराजुद्दौला की अनुभवहीनता उसके लिए काफ़ी भारी पड़ी। अनुभवहीन सिराजुद्दौला इस प्रकार कुछ ही समय में अपने शत्रुओं से छुटकारा पा गया। यह उसके लिए बड़े महत्व की बात थी, परंतु वह सच्चा राजनीतिज्ञ नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे आगे के खतरों से बेखबर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आगे के खतरों का अनुमान नहीं लगा सका और उनसे बेखबर नहीं हो पाया। यह आशा करना कोरी मूर्खता थी कि अंग्रेज अपनी पहली पराजय के बाद बंगाल से चले जाएंगे। उसने ये सोचा कि अंग्रेज तो अब पराजित हो गए, अब वो डर के मारे आएंगे नहीं। तो यहाँ उसने मूर्खता कर दी। संख्या में कम होने पर भी समुद्र पर आधिपत्य के कारण उन्हें काफ़ी लाभ था और उनके भागने का रास्ता खुला हुआ था। जैसे मैंने अभी शुरू में ही कहा कि समुद्र के किनारे बंगाल था और समुद्र में अंग्रेज भाग जाते थे, समुद्र में उनका पीछा करना बड़ा मुश्किल था। तो इस तरह से जो है समुद्र में उनके भागने का रास्ता खुला हुआ था एवं साधनों की आपूर्ति चाहे स्वदेश से अथवा भारत से, उसका भी जरिया बना हुआ था समुद्र। अंग्रेजों को जो सहायता चाहिए थी वो समुद्र के रास्ते उनको मिल जाती थी। वो चाहे भारत से सहायता आनी हो चाहे ब्रिटेन से सहायता आनी हो। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। इसके अलावा सिराजुद्दौला के समय में उसके राज्य में आंतरिक कलह व्याप्त था। आंतरिक कलह के कारण सिराजुद्दौला उस ओर ध्यान न दे सका। जनता में उसके प्रति व्यक्तिगत रूप से भक्ति का अभाव था। जनता जो है वो उसे उतना पसंद नहीं करती थी जितना पहले के नवाबों को पसंद करती थी। तो अभिजात वर्ग के जो दोष दुर्गुण होते हैं वो दोष दुर्गुण सिराजुद्दौला में भी थे, उनसे वो अछूता नहीं था। आप हमारे कहने का अर्थ समझ रहे होंगे। अभिजात वर्ग के दोष दुर्गुण क्या होते हैं? शराब पीना और एक तरह से मौज मस्ती में डूबे रहना। तो ये दोष दुर्गुण जो है उसके अंदर भी थे। तो उसके अधिकतर जो प्रभावशाली सरदार थे
वो सब एक नंबर के स्वार्थी थे। जनता को राजभक्ति से बांधने वाली कोई परंपरा नहीं थी। तो पराजित अंग्रेज बंगाल की परिस्थिति को भली भांति समझते थे, भले ही वो पराजित हो गए थे, लेकिन चूंकि इन्होंने उतने दिनों तक वहाँ व्यापार किया था, तो इसलिए वो बंगाल की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सब चीज़ से परिचित थे। ब्लैक होल की दुर्घटना से मद्रास के अंग्रेज और भी भड़क गए। वे बंगाल की आंतरिक स्थिति से लाभ उठाकर अपना स्थान पुनः प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे, पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। शौकत जंग से उन्हें आशा थी, किंतु उसकी मृत्यु के बाद उनकी यह आशा नष्ट हो गई। अब उन्होंने एक नई चाल चली और कलकत्ते के प्रभारी अधिकारी मानिकचंद और शहर के एक धनी सौदागर अमीचंद और प्रसिद्ध महाजन जगत सेठ, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा मित्रों। कलकत्ते के प्रभारी अधिकारी मानिकचंद, शहर के एक धनी सौदागर अमीचंद और प्रसिद्ध महाजन जगत सेठ, और नवाब के दरबार के कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तियों को अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने नवाब से कलकत्ते में अपने पुराने विशेषाधिकार प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पहले विशेषाधिकार थे वो हमें वापस कर दिए जाएं, जो हो गया सो हो गया। और तो इस प्रार्थना का समर्थन स्वार्थी परामर्शदाताओं ने भी किया, क्योंकि अंग्रेजों ने, जैसे मैंने बताया, कि इन लोगों को अपनी ओर मिला लिया था, एक तरह से उनको खरीद लिया था उन्होंने बड़े बड़े वादे करके। तो इसलिए उन लोगों ने भी अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिलाई कि अंग्रेजों को उनका विशेषाधिकार दे दिया जाए। अतः नवाब संधि के लिए राजी हो गया, नवाब सिराजुद्दौला। और तो इस तरह से इनके बीच में संधि हो गई। इस बीच क्लाइव एवं एडमिरल वाटसन के अधीन मद्रास से एक सैनिक टुकड़ी भेजी गई, एक सैनिक जत्था भेजा गया बंगाल। क्लाइव ने यहाँ पहुंचकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। और इस घटना के उपरांत भी सिराजुद्दौला कलकत्ता आया और उसने अंग्रेजों के साथ अलीपुर की संधि की, और अंग्रेजों की जो सारी मांगें थी उसको उसने सदाशयतापूर्वक मान लिया। तो इस प्रकार उसने अपनी निर्णय शक्ति एवं दूरदर्शिता के अभाव का परिचय दिया। सिराजुद्दौला को यह समझ लेना चाहिए कि अंग्रेज जो है वो छल कपट में और कूटनीति में बहुत बढ़े चढ़े हुए हैं, तो उसको उसका अनुमान नहीं हो पाया। वो सीधा सच्चा व्यक्ति था जो है, तो इसलिए जो है उसमें निर्णय शक्ति और दूरदर्शिता का अभाव था। अंग्रेजों ने सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाने के कारण फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। सप्तवर्षीय युद्ध में, जैसा कि आप जानते हैं, यूरोप में चल रहा था वो, और फ्रांस और इंग्लैंड ये दोनों आमने सामने थे। तो जहाँ जहाँ उनके उपनिवेश थे वहाँ भी उनके बीच में लड़ाई चल रही थी। तो इसलिए जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। और तो अलीपुर की संधि के उपरांत भी क्लाइव ब्लैक होल की घटना को भूला नहीं था, और वो उसका बदला लेना चाहता था। वो ब्लैक होल की जो दुर्घटना हुई थी वो उसका बदला लेना चाहता था। उसने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और नवाब के कोषाध्यक्ष राय दुर्लभ और सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया, और क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का वादा किया। तो इस तरह से यहाँ देखते हैं कि जितनी धूर्तता अंग्रेज कर सकते थे वो उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अंग्रेजों ने तो धूर्तता की ही, सिराजुद्दौला
के जो विश्वास पात्र लोग थे उन्होंने विश्वासघात किया और उनके विश्वासघात के कारण भारत को आगे चल करके सदियों की गुलामी भोगनी पड़ी। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा डिटेल में न जा करके, डिटेल्स आप जानते ही होंगे, अंततः 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में अपने सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हो गया और 29 जून को क्लाइव ने मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि प्लासी का युद्ध जो था वो कितना महत्वपूर्ण था। बंगाल में एक तरह से अंग्रेज़ों ने अपनी कठपुतली सरकार बिठा दी और तो प्लासी का युद्ध जो है वो भारत के निर्णायक युद्धों में से था। सैनिक दृष्टि से इस युद्ध का कोई विशेष महत्व नहीं था। यह विजय नवाब के कर्मचारियों के विश्वासघात का परिणाम थी। इसमें कोई ऐसा नहीं था कि बड़े बहादुरी से अंग्रेज लड़े हों या बड़े बहादुरी से बंगाल के सैनिक लड़े हों। ये कुल खेल जो था वो विश्वासघात का खेल था। तो यह विजय नवाब के कर्मचारियों के विश्वासघात का परिणाम थे। किंतु इस युद्ध का राजनीतिक और आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। अब राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस युद्ध के पश्चात बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और संपूर्ण भारत पर अंग्रेज़ों की विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। उनको एक ठिकाना चाहिए था, परमानेंट ठिकाना, एक अस्थायी ठिकाना चाहिए था। वो ठिकाना उनको मिल गया जहां रह करके वो अपने आगे की योजनाएं क्रियान्वित कर सकते थे भारत विजय की। आर्थिक दृष्टि से इस युद्ध के पश्चात वह युग प्रारंभ हुआ जिसमें राज्य विस्तार के साथ साथ व्यापार और आर्थिक लूट खसोट का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। बंगाल की आर्थिक लूट ने उसे भारत का सबसे निर्धन प्रदेश बना दिया। एक समय, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था बहुत, लेकिन चूंकि वो समुद्र के किनारे था और वहाँ समुद्री व्यापार से जो वहाँ के व्यापारी वगैरह थे वो बहुत समृद्ध थे, बहुत संपन्न थे। विदेशों से वहाँ लोगों का आवागमन होता था और उसके अलावा बंगाल में बहुत अच्छे उद्योग धंधे चलते थे। बंगाल में काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि पूरे भारत में भेजी जाती थी। तो वहाँ का जो उद्योग था वो बहुत उच्च कोटि का था, बहुत ऊंचे दर्जे का था। तो आर्थिक दृष्टि से ये जो प्लासी का युद्ध था वो बंगाल के लिए वो बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। 1759-60 में 3 करोड़ रुपए कंपनी तथा उसके अधिकारियों को घूस में दे दिया गया। 1759-60 में 3 करोड़ रुपए कंपनी और उसके अधिकारियों को घूस में दिया गया। किसने दिया घूस में? जिन लोगों को कंपनी ने गद्दी पे बिठाया था उन्होंने घूस दिया। अगले 8 वर्षों में कंपनी के कर्मचारियों ने 15 करोड़ रुपए और प्राप्त किए और उसके अलावा उनको जो व्यापारिक लाभ मिला वो अलग से मिला। कंपनी के व्यापारी जो थे वो कंपनी के लिए व्यापार तो करते ही थे, बहुत सारे जो है वो अपना प्राइवेट ट्रेड भी करते थे, प्राइवेट व्यापार भी करते थे और उनको जो सुविधाएं वगैरह मिलती थी उन सुविधाओं का दुरुपयोग करते थे वो, और दुरुपयोग करके उससे भी धन कमाते थे। इंग्लैंड से माल खरीदने के लिए आने वाला चांदी सोना जो था वो बंद हो गया। पहले क्या था, पहले जो इंग्लैंड का चांदी और सोना था, मैंने किसी दूसरे वीडियो में आपको बताया भी था कि वो बह करके वो भारत आता, उसका अपवहन होता था भारत की तरफ, क्योंकि भारत हमेशा ये कहता था कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे यहाँ हर चीज़ पैदा होती है, हमें तो केवल आप सोने या चांदी में भुगतान कीजिए। लेकिन वो ज़माना
और था, अब उल्टा हो गया। अब इंग्लैंड से माल खरीदने के लिए जो सोना चांदी आता था वो बंद हो गया, और बंगाल से प्राप्त धन ही अंग्रेज़ों ने चीन के व्यापार में भी लगाया। चीन में जो पूंजी लगानी थी अंग्रेज़ों को, उस पूंजी के लिए उनको अब ब्रिटेन की तरफ नहीं देखना था। उसके लिए जो है पर्याप्त पूंजी वो भारत में ही इकट्ठी कर लेते थे और चीन में वो पूंजी लगाते थे और उसका निवेश करते थे। तो इस युद्ध के पश्चात भारत की दासता का, भारत की गुलामी का वह युग प्रारंभ हुआ जिसने भारत की आर्थिक तथा नैतिक शोषण का एक नया अध्याय प्रारंभ कर दिया। इस युद्ध के बहुत मायने हैं। इस प्लासी के युद्ध में पराजय के लिए अन्य कारणों के साथ साथ नवाब सिराजुद्दौला का धुलमुल स्वभाव, राजनीतिक अदूरदर्शिता अधिक प्रबल कारण थे। वह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को लड़ाने में असफल रहा। अगर वो चतुर होता, एक चालाक कूटनीतिज्ञ होता, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को वहाँ पे आपस में लड़ा देता वो, क्योंकि उनमें तनातनी भी चलती थी, यूरोप में उनमें दुश्मनी भी चलती थी। सप्तवर्षीय युद्ध उसका उदाहरण है जो इस समय चल भी रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसके अधिकारियों ने भी उसके और देश दोनों के साथ विश्वासघात किया। संभवतः उन्होंने इस युद्ध के परिणामों की कल्पना नहीं की थी, उसके अधिकारियों ने, कि आज हम अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए अंग्रेजों के हाथों बिक रहे हैं, लेकिन कल इसका दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। इसका अनुमान वो नहीं कर पाए। मित्रों, डॉक्टर ताराचंद अपने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी में न तो इंग्लैंड की सामाजिक दशा प्रशंसनीय थी और न भारत की। देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात लिखते हैं वो कि 18वीं शताब्दी में न तो इंग्लैंड की सामाजिक दशा प्रशंसनीय थी और न भारत की। फिर भी अंग्रेज एक बात में बेहतर थे, और वह बात यह थी कि उनमें राष्ट्रवादी भावना जाग गई थी और अनुशासन में रहना सीख लिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों में राष्ट्रवादी भावना जाग गई थी और उन्होंने अनुशासन में रहना सीख लिया था, जबकि भारत में उस समय तक न तो राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई थी और न ही उनमें कोई अनुशासन था। तो इस तरह से मित्रों, सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त थे। कोई अनुशासन नहीं था, कोई राष्ट्रवादी भावना नहीं थी, आने वाली विपत्ति का अनुमान नहीं कर पा रहे थे वो लोग जो है। तो इस तरह से भारतीयों की पराजय का कारण वीरता का अभाव नहीं था, वरन राष्ट्रवादी भावना का अभाव था और अनुशासनहीनता थी। बंगाल विजय इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि बंगाल पर व्यापारिक सौदागरों ने विजय प्राप्त की। ध्यान दीजिए, बंगाल पर व्यापारिक सौदागरों ने विजय प्राप्त की जिन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। ये लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे, जो व्यापारिक सौदागर थे, उन्होंने विजय प्राप्त की। इसके अलावा यह विजय पूरी तरह से विजित के ही खर्च पर प्राप्त की गई। ये भी ध्यान देने की बात है। ये जो विजय अंग्रेजों ने की, उसके लिए उन्होंने एक पैसा भी नहीं खर्च किया। जिसको उन्होंने जीता उसी के खर्च पर ये विजय उन्होंने प्राप्त की। जैसे कि उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों, जगत सेठ, नगर प्रभारी, सबको अपनी तरफ मिला लिया था और उन्हीं से उन्होंने खर्च किया, उनसे बड़े बड़े वादे करके। तो इस तरह से उन्होंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। तो इतने सस्ते मिल जाने वाली विजय का सादृश्य ढूंढना कठिन है। तो ये विजय जो अंग्रेजों को थी, वो आप कह लीजिए कि वो मुफ्त में मिली थी, बहुत ही सस्ते मिली थी, जिसने
भारत पे अधिकार करने का उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1757 में जो कार्य अंग्रेजों ने प्रारंभ किया, अगले 100 साल में 1857 में वो उसे पूर्णाहुति दे दी। 1858 में आगे चल कर के आप देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत जो है सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया। तो मित्रों, इस तरह से प्लासी का युद्ध जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसने अंग्रेजों की भारत विजय का मार्ग प्रशस्त किया। उम्मीद है कि आपको यह परिचर्चा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और एक निवेदन ये भी है कि आप पूरी वीडियो देखें, तभी आपको कोई फ़ायदा होगा। केवल 1 मिनट या 2 मिनट देख के आपको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।